जैसा कि हम परिभाषित कर चुके हैं कि संगम ज्ञापन क्या होता है, सेक्शन 2 सब क्लोज 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 4 के अंदर इट इज वेरी क्लियर द कंटेंट्स ऑफ दिस important document with the charter of the company. The memorandum of association of a company contains the objects to pursue which the company is formed. It not only shows the object of formation but also determines the scope of its operation, beyond which its action cannot go. अर्थात ये बड़ा ही स्पष्ट हो जाता है कि संगम ज्ञापन के क्लोजेस में, वाक्यों में, ऑब्जेक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है, जो वर्णित की गई है, जिसके माध्यम से कंपनी का पंजीयन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन्हीं शर्तों के अनुसार कंपनी अपना कार्य कर सकती है। इट मीन्स विच इट्स एक्शन कैन नॉट गो, अर्थात बियॉन्ड ऑफ दिस टर्म्स एंड कंडीशन वर्क टू बी वाइड एब इश्यू। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑब्जर्व पामर is a document of great importance in relation to the proposed company। अर्थात इसको पामर ने कहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य दस्तावेज कंपनी के संदर्भ में माना गया है। एसबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीचे, इट इज़ वेरी लैंडमार्क डिसीजन, लैंडमार्क केस, एंड इट वाज डिसाइडेड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी ऑफ इट्स चार्टर एंड डिफाइंस द लिमिट्स ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। अर्थात एक ऐसा दस्तावेज है जो कंपनी की सीमाओं को परिभाषित करता है, कंपनी के क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। इट कंटेंट्स इन इट बोथ दैट विच इज अफर्मेटिव एंड दैट विच इज नेगेटिव। इट स्टेट्स अफर्मेटिव द एम्बिट एंड एक्सटेंट ऑफ वाइटिलिटी एंड पावर्स विच बाय लॉ आर गिवन टू द कॉरपोरेशन। अर्थात ये कंपनी की सीमाओं को निर्धारित करता है कि कंपनी को क्या कार्य करना चाहिए और किस प्रकार का कार्य करने से रोका गया है। इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो इफ हम कोई भी ट्रांजेक्शन कंपनी के साथ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कंपनी के संगम ज्ञापन का अध्ययन करना होता है। कंपनी के कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम सेक्शन 4 सब क्लोज 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, इसमें चीज़ों को वर्णित किया गया है कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम में हम किन किन बातों का वर्णन करते हैं, किन किन चीज़ों का समावेश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एज पर सेक्शन 4 सब क्लोज 1 द मेमोरेंडम ऑफ ए लिमिटेड कंपनी मस्ट स्टेट द फॉलोइंग्स। अर्थात एक सीमित दायित्व वाली जो कंपनी होती है उसको अपने संगम ज्ञापन में निम्न चीज़ों का वर्णन करना होता है। नेम क्लॉज, नाम खंड। नेम क्लॉज का मतलब होता है सबसे पहले संगम ज्ञापन के प्रथम खंड में उस कंपनी का नाम, द नेम ऑफ द कंपनी विद लिमिटेड एंड इट्स लास्ट वर्ड इन द केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड एज इट लास्ट वर्ड इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अर्थात यदि हमारी पब्लिक कंपनी है तो हमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिखना होगा, यानी यदि प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड शब्द यूज करना होगा। ये कहाँ पर? नाम खंड में। नाम खंड में नाम की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि कंपनी इज ए लीगल पर्सन, इट हैज़ लीगल एंटिटी, देयरफॉर मस्ट हैव ए नेम ऑफ इट्स ओन टू एस्टैब्लिश इट्स सेपरेट आइडेंटिटी। इसको हमने एक विधिक व्यक्ति के रूप में माना है और विधिक व्यक्ति होने के कारण से इसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी, एक अलग से पहचान होना आवश्यक है। इस कारण से कंपनी के नाम खंड में कंपनी का नाम जिसको अधिनियम के अंतर्गत मान्य किया गया हो, वर्णित किया गया हो, परमिशन दी गई हो, उस प्रकार के नाम कंपनी का इस खंड में वर्णित किया जाता है। द नेम ऑफ द कंपनी इज ए सिंबल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। नाम खंड का तात्पर्य होता है कि इसका सिंबल एक ये संकेत देता है कि कंपनी एक स्वतंत्र निगमित अस्तित्व रखती है। अर्थात ये समस्त व्यवहार
अपने नाम के माध्यम से कर सकती है, या अन्य व्यक्तियों पर किसी प्रकार की विधिक कार्रवाई करना हो तब भी अपने नाम का इस्तेमाल करके स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने के लिए सक्षम होती है। देयरफॉर इट इज़ वेरी क्लियर दैट कंपनी इज ए लीगल एंटिटी, लीगल पर्सन, इट हैज़ लीगल एंटिटी इन द आई ऑफ लॉ। द नेम ऑफ कंपनी इज ए सिंबल। The first clause in the memorandum of association of the company states the name by which a company is to be known। अर्थात जिस नाम से कंपनी को जाना जाता है उसका वर्णन नाम खंड में दिया गया होता है। द कंपनी में अडोप्ट एनी सुटेबल नेम प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट अनडिजायरेबल। अर्थात कंपनी अपना कोई भी ऐसा नाम रख सकती है जिसको अधिनियम में प्रोहिबिटेड नहीं किया गया हो, ऐसा कोई भी नाम रख सकती है। लेकिन ऐसे नाम रखने से मना किया गया है। ऑलरेडी किसी अन्य कंपनी का वो नाम हो तो उससे सदृश, उसके समान, बी आइडेंटिकल विथ और रिजेंबल टू नियरली टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी रजिस्टर्ड। कोई कंपनी यदि पहले से उस जैसे नाम से पंजीकृत है तो उस प्रकार के नाम रखने से बचना चाहिए। सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 be such that its use by the company will constitute an offence under any law for the time being in force is undesirable in the opinion of the central government। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी प्रकार के नामों को निषेध किया है तो वो भी कंपनी अपना नाम इस प्रकार का नहीं रख सकती है। तो ये स्पष्ट है कि कंपनी अपना वही नाम रखे जिसको अधिनियम के अंतर्गत परमिशन दी गई हो। नेक्स्ट क्लॉज है सिचुएशन क्लॉज। Situation clause means where is company established, where is an office. The all thing, the name of the state in which the registered office of the company is to be situated must be given in the memorandum। संगम ज्ञापन के दूसरे क्लॉज के अंदर, दूसरे वाक्य खंड के अंदर हमें वह कंपनी का कार्यालय कहाँ पर स्थापित है उसकी स्थिति का वर्णन करना होता है। द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड, उस राज्य का नाम जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस से कार्यालय है उसका वर्णन करना होता है, ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन, संव्यवहार, करस्पॉन्डिंग कर सके, विधिक जानकारी प्राप्त कर सके या विधिक ट्रांजैक्शन कर सके। बट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टेट देयरिन विदिन 15 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। अर्थात इसके 15 दिन के निगमन के अंदर एंड ऑल टाइम्स देयर आफ्टर द कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस में बी सेंट। तो इस खंड में हमें स्पष्ट किया गया है कि रजिस्टर्ड ऑफिस, पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता, एड्रेस कहाँ पर स्थित है, ये संपूर्ण वर्णन इसमें करना होता है ताकि किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति या संस्था कंपनी के साथ कर सके। The company must also furnish to registrar verification of its registered office within a period of 30 days of its incorporation in such manner as may be prescribed। It is very clear, the situation clause is very important so that we can communication with company and can enter into any contract or agreement with company according to address of the registered company। Provision regarding situation clause। तो section 12 सब clause 3rd of the act defines some provisions regarding situation clause। Paint or affix its name and the address of a registered office and keep the same painted or affixed on the outside of every office or place in which its business is carried on। ये महत्वपूर्ण माना गया है कि किसी भी कंपनी को अपने कार्यालय के बाहर उस कंपनी का नाम, पता प्रिंट करवाना होगा, पेंट करवाना होगा या उस पेंट किसी प्रकार के एड्रेस लिखकर चिपकाना होगा उस स्थान पर जहां पर बिजनेस, कंपनी अपना बिजनेस इज कैरिड ऑन, अपना बिजनेस प्रारंभ करती है। इन ए कॉन्स्पिशियस पोजिशन इन लीजिबल लेटर्स एंड इफ द चार्टर्स एम्प्लॉयड देयरफॉर आर नॉट दिस ऑफ द लैंग्वेज और वन ऑफ द लैंग्वेज इन जनरल यूज इन दैट लोकेलिटी। अर्थात हमें उस भाषा में, उस क्षेत्रीय भाषा में इन सब चीज़ों का वर्णन करना होगा
जिससे कि व्यक्ति आसानी से समझ सके, जान सके। आल्सो इन द चार्टर्स ऑफ दैट लैंग्वेज और वन ऑफ दोज लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश या ऐसी भाषा जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, उनमें भी उसका वर्णन करना आवश्यक होता है। हैव इट्स नेम इनग्राव्ड इन लिजिबल चार्टर ऑन इट्स सील, अर्थात नाम, क्षेत्रीय कार्यालय का पता पढ़ने योग्य भाषा में चार्टर में उसका वर्णन विद सील, उसकी स्टैम्प के साथ वर्णित करना होगा। गेट्स इट्स नेम, एड्रेस ऑफ इट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर अलोंग विथ टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर इफ एनी, ईमेल, वेबसाइट एड्रेस इफ एनी, printed in all its business letters, billheads, letter papers and in all its notices and other official publication। अर्थात इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए में सेक्शन 12 सब क्लोज 3 के अनुसार इनका वर्णन करना आवश्यक होता है। Have its name printed on Hondi's promissory notes, bills of exchange and such other document as may be prescribed। हमें उन तमाम दस्तावेज पर भी उस ऑफिस का पता, नाम पता, ईमेल एड्रेस, तमाम चीज़ें जो उसके क्रॉसपॉन्डिंग के लिए आवश्यक है, उसका वर्णन भी उसके लेटर हेड्स पर, प्रोमिसरी नोट्स पर, एक्सचेंज इत्यादि सभी डॉक्यूमेंट्स पर वर्णन करना होता है। थर्ड क्लॉज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट